वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शंस को बेसिकली हम केमिकल चेंज भी कहते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर होती है तो उसमें हमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई पेपर लिया और उस पेपर को हमने बर्न करा। ठीक है, अब उस पेपर को जब हमने बर्न करा तो हमें क्या मिली, ऐश मिली। तो वहाँ पर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। इसी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। यहाँ पर हमें कुछ डेली लाइफ सिचुएशंस दे रखी हैं और पूछा गया है क्या होगा अगर मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के टाइम पे अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो जो दूध है वो कर्ड में, दही में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड टेम्परेचर। मतलब किसी भी लोहे के तवे को अगर हम ह्यूमिड टेम्परेचर पे, नमी वाले तापमान पे छोड़ देते हैं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर भी जो लोहा है वो उस नमी से रिएक्ट कर लेगा और रस्टिंग की प्रोसेस वहाँ पर अकर हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो अंगूर हैं वो सड़ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फूड इज़ कुक्ड, जब हम खाना पकाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब भी कोई खाना हमारी बॉडी में पचता है तो वो क्या होती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ बता रखा है कि जब भी कोई इन सभी सब्सटेंस में क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। मतलब ये सभी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आती हैं। हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। क्लास 9th में हमने पढ़ा था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। जैसे कि फिज़िकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और जो फिज़िकल चेंज होते हैं उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई ना कोई नया सब्सटेंस मिले। ठीक है, फिज़िकल चेंज में ऑडर में, स्मेल में या फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट में चेंज आता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, उसमें हमें हर बार एक नया सब्सटेंस मिलता है। और केमिकल चेंज में उसके सब्सटेंस के टेम्परेचर, ऑडर, स्मेल और स्टेट हर चीज़ में चेंज आता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी होती है। मतलब जब भी हमें कोई केमिकल चेंज देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन भी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या है, हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है 2 सेंटीमीटर के लगभग, और उसको सैंड पेपर से यानी कि रेगमार से रब करना है। ठीक है, और उसको हमें पेयर ऑफ टोंग से होल्ड करके रखना, मतलब चिमटे से होल्ड करके रखना। जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये हमारा है मैग्नीशियम रिबन, इसको हमने चिमटे से होल्ड करके रखा हुआ है। अब उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्नर से या किसी भी लैम्प से बर्न करना है। जैसे यहाँ पर बर्नर है, उससे मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। ठीक है, अब जो बर्न होने के बाद मैग्नीशियम रिबन से जो ऐश मिलेगी उसको हमें कलेक्ट कर लेना है, और ये हमें अपनी आँखों से थोड़े डिस्टेंस पे करके रखना है ताकि हमारी आँख पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, इस एक्टिविटी से हमें क्या ऑब्ज़र्व करने को मिलता है, इस एक्टिविटी से हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे दे रखा है, You must observe that magnesium ribbon burned with a dazzling white flame and change into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. इस एक्टिविटी में क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जब जलती है तो उसमें से सफ़ेद कलर की एक लौ निकलती है ना, सफ़ेद कलर की एक चमकदार लौ निकलती है मैग्नीशियम रिबन के बर्न होने पर। और ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये बर्न होने के बाद एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों मिलता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एक्टिविटी दे रखी हैं, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। पहले सबसे हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। किसी भी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है और
पोटेशियम आयोडाइड उस सॉल्यूशन में ऐड करना है। अब इससे हमें क्या ऑब्जर्व होगा, इससे हमें यह ऑब्जर्व होगा कि जो लेड है वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेड आयोडाइड बना देगा, और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.3 में क्या है, एक्टिविटी 1.3 में टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। किसी भी टेस्ट ट्यूब में हमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, मतलब जिंक के टुकड़े लेने हैं, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, ठीक है। अब हमें जिंक ग्रैन्यूल्स में क्या कोई चेंज दिखाई पड़ रहा है, या फिर जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो वो हमें एक्टिविटी करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और जिंक सल्फाइड बना रहे हैं, ठीक है। और जिंक सल्फाइड बनाने के बाद ये हाइड्रोजन गैस को बाहर की तरफ इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिलीज कर रहे हैं। मतलब कि जब जिंक ग्रैन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक सल्फाइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। अब फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, जैसे सब्सटेंस में कोई ना कोई चेंज होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। वो चेंजेस क्या होता है, चेंज स्टेट, मतलब उस सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आ जाता है। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो जैसे कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो वो लिक्विड में या फिर गैस में चेंज हो जाएगा, कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो वो सॉलिड या गैस में चेंज हो जाएगा। ऐसे उस सब्सटेंस की चेंज स्टेट में चेंज आता है, ठीक है। चेंज इन कलर, सब्सटेंस के कलर में भी चेंज आ सकता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस के कलर में भी चेंज आता है, जैसे हमने एक्टिविटी 1.2 में पढ़ा था पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, ये एक येलो प्रेसिपिटेट है ना। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एक्टिविटी 1.3 में हमने पढ़ा था जिंक सल्फाइड, हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फाइड मिलेगा और क्या रिलीज़ होगी, हम उस जिंक सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, H2 रिलीज़ होगी, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो गया है, तो चेंज इन टेम्परेचर में भी सब्सटेंस के चेंज आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब हम यहाँ देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और हम क्या इन केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था पहले, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है ऑक्सीजन में तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। मतलब अगर हम कहेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ना। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब इसको दर्शाने का, इस इक्वेशन को दर्शाने का, जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको दर्शाने के लिए एक सिंपल वर्ड इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमें हमारी क्या होती है, वर्ड इक्वेशन। मतलब वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, हम जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसका नाम लिखते हैं और बाकी जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम लिखते हैं। और हाँ, सबसे मेन बात, the substance that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are the reactant, the new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product। मतलब कि जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करने जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो हमें सब्सटेंस मिला है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करने के लिए जा रहा है, जो सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन हो रही है वो रिएक्टेंट है, और जो सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन के बाद हमें मिला है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अ वर्ड इक्वेशन सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। जब भी हम कोई वर्ड इक्वेशन लिखते हैं
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो का साइन बनाते हैं, ठीक है। एरो का साइन बनाते हैं हम वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए। जिस तरफ एरो का साइन होता है उस तरफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side RHS with plus sign between them. मतलब जो रिएक्टेंट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। अगर रिएक्टेंट दो हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन होगा। यहाँ पे तो प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन अगर प्रोडक्ट दो होते तो उनके बीच में भी प्लस का साइन होता है ना। यहाँ तक समझ आया? द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब ये जो हमने एरो बनाया है ये प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करता है कि प्रोडक्ट किस तरफ है, और रिएक्शन को भी शो करता है, ठीक है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का कोई और आसान और छोटा तरीका है? बिल्कुल है। जो हमारी वर्ड इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम सिंबलिक इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हमारा ये जो मैग्नीशियम हमने लिया था पहले वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, ठीक है। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। तो हम मैग्नीशियम या ऑक्सीजन ना लिख के Mg प्लस O2 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Mg प्लस O2 प्लस MgO, ठीक है। किसी भी वर्ड इक्वेशन को और छोटे तरीके में दर्शाने के लिए हमें वहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। मतलब जो भी सब्सटेंस जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इनका सिंबल हमें पता होना चाहिए और हम उस सब्सटेंस के नाम की जगह उस सब्सटेंस का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट RHS एंड LHS ऑफ द एरो। अब हमने इक्वेशन तो बना ली, बट क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? क्या इस इक्वेशन में दोनों सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स बराबर हैं? नहीं। तो ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन को हम कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस ना हो, जिसमें दोनों तरफ सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं वो अनइक्वल हों, इक्वल ना हो, ठीक है। इस इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास सेम ना हो और दोनों तरफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल सेम ना हो, उनको हम कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जो स्केलेटल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था क्लास 9th में। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल है, किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल के जो मास है उसको हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम उसमें ना ही तो मास को बढ़ा सकते हैं और ना ही मास को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों तरफ मास इक्वल ही होगा, तभी वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, तभी वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मतलब ये एक करेक्ट केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिंक के मॉलिक्यूल एक हैं, यहाँ पर S भी मतलब सल्फ्यूरिक भी एक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 4 हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी 4 हैं। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए
किसी भी इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो उसका भी एक तरीका होता है, स्टेप होता है। जैसे सबसे पहले जैसे हमें यह इक्वेशन दे रखी है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, तो हमें यहाँ पे पहले एलिमेंट के नाम लिख दिए हैं, फिर वहाँ पर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वो भी यहाँ पर लिख दिया है, फिर उनको काउंट करके बैलेंस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है हमें Zn प्लस H2O Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, तो ये क्या है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Fe का 1 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है, तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, सबसे पहले एक टेबल बनानी है इस तरीके की, है ना। यहाँ पर पहले एलिमेंट के नाम लिख लिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं और राइट हैंड साइड एलिमेंट्स के कितने मॉलिक्यूल हैं वो लिख लिया। जैसे Fe में लेफ्ट हैंड साइड 1 मॉलिक्यूल है और राइट हैंड साइड 3 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड 2 मॉलिक्यूल है और राइट हैंड साइड भी 2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड 1 मॉलिक्यूल है और राइट हैंड साइड 4 मॉलिक्यूल है। तो ये Fe और O मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर अनबैलेंस है, तो उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दोनों तरफ जो केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बैलेंस करेंगे। कैसे, पहले सबसे हमें इसको एक बॉक्स में कवर कर लेना है। जैसे Fe को हमने बॉक्स में कवर कर लिया, H2O को हमने बॉक्स में कवर कर लिया, Fe3O4 को बॉक्स में कवर कर लिया और H2O को बॉक्स में कवर कर लिया। अब इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बढ़ सकते हैं लेकिन उनका जो मास है वो नहीं बढ़ सकता है, तो हमें सिर्फ आगे की तरफ नंबर बढ़ाने की अलाउंस है। पीछे हम इसके पैरों की तरफ जो नीचे की तरफ हम नंबर के मॉलिक्यूल्स को नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखो Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी हम 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर O4 है बट यहाँ पर भी O4 हम कर देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ पर H, यहाँ पर अगर हमने 4 लिखा तो 4 2 ज़ा 8, H कितने हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ पर भी हम 4 लिख के H को 8 कर देंगे, फिर ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से जैसे यहाँ पर आयरन के 3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी हम आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स कर देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल कर देंगे। फिर 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 8, लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो हम यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स कर देंगे। तो ये क्या हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। बैलेंसिंग यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको हमें ऑक्सीजन में एयर में बर्न करने से पहले उसे रिबन से मैग्नीशियम रिबन को हमें क्लीन क्यों करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम होती है वो एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो जो एयर में प्रेजेंट डस्ट है उससे रिएक्ट कर लेता है। फिर जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए हमें उससे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, इनकी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन दे रखी है और हमें उनकी केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये हमें क्या देगा, 2HCl, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी सेम है और Cl के मॉलिक्यूल भी सेम है। सेकंड देखते हैं, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इट गिव बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बैरियम क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, 3BaCl प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को हम क्या लिखेंगे, Al2SO4 ठीक है, अब इट गिव हमें बैरियम सल्फेट मिल रहा है इस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से, तो बैरियम सल्फेट को हम क्या लिखेंगे, 3BaSO4 ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, 2AlCl3 ठीक है। सेकंड है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो सोडियम को क्या हम लिखेंगे, 2Na प्लस H2O, इट गिव NaOH, 2NaOH प्लस H2 ठीक है, यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल 2 होंगे। ठीक है, बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसकी बैलेंस इक्वेशन बनानी है। ठीक है, solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। मतलब कि जो बैरियम क्लोराइड है वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दे रहा है। तो हम बैरियम क्लोराइड को क्या लिखेंगे, BaCl3 प्लस सोडियम सल्फेट को लिखेंगे NaSO4 ठीक है, इट गिव हमें क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस NaCl2 ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जो कि रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, NaOH प्लस HCl, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl2 प्लस H2O। ठीक है, आगे की वीडियो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे इसी चैप्टर के। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।